हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार और आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड। उनमें हमने देखा था कि जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं लिविंग के लिए, उन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे जो डाइवर्सिटी इस लिविंग वर्ड में प्रेजेंट है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर जो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर पाए जा रहे हैं, सब एक दूसरे से फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल फीचर में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ये कितनी पाई जा रही है और ये कितने दिनों का जो रिजल्ट है हमारे नेचर का, वो बताता है। तो अगर जो हम बात करें तो अभी तक जो है साइंटिस्टों ने सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी तक साइंटिफिकली नाम दिया हुआ है और साथ ही साथ उनको क्लासिफाई किया गया है। ऐसा नहीं यहाँ पे है कि जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस धरती पर, उन सबको क्लासिफिकेशन उन सबका किया गया है या उनका नामकरण कर दिया गया है। अभी बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे बचे हुए हैं जिनका अभी भी नामकरण या क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। यानी अगर जो हम देखें तो ये पाते हैं, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है, एस्टिमेट जो है वो लगभग 100 लाख के आसपास है, यानी 10 मिलियन जो है वो स्पीसीज इस धरती पर पाई जा रही हैं। 10 मिलियन स्पीसीज इस धरती पर पाई जा रही हैं। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि 84 लाख स्पीसीज इस धरती पर पाई जाती हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कि 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। तो व्हाट इज योनिया? दैट इज स्पीसीज। ठीक है, तो 84 लाख स्पीसीज जो हैं इस धरती पर पाई जाती हैं। इस जो एस्टिमेट किया, जो यहाँ पे साइंटिफिकली नेम्ड है, कैरेक्टराइज्ड है, जिनका क्लासिफिकेशन किया जा चुका है, उनमें अगर जो हम बात करें तो वो 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और लगभग 5.5 मिलियन जो है क्या है वो आपके प्लांट्स हैं। एनिमल्स की बात अगर जो हम करें तो उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो इंसेक्ट का ग्रुप है। इसमें लगभग जो है इतने आपके स्पीसीज पाए जा रहे हैं। 10,25,000 स्पीसीज जो है वो अकेले पाए जा रहे हैं इंसेक्ट के, और एस्टिमेटेड मेजॉरिटी ऑफ द डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रेंज। अब आप कहोगे कि ये जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ पाई जा रही है ज्यादातर? तो ये जो डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ज्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा रीजन है? जैसे मैं आपको एक जस्ट बता देता हूं कि ये जो है हमारा, मान लीजिए ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो एक जो है बीच से, इस पृथ्वी के बीच से एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो है 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ साइड में और 23 डिग्री जो है वो साउथ रीजन में हम एक और लाइन खींचते हैं। ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इनके बीच का रीजन है, तो इसके बीच के रीजन में जितने भी लैंड एरिया पाए जाते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी फॉरेस्ट होंगे उसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन कहते हैं और यहीं पे ह्यूज डाइवर्सिटी पाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड का जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का लगभग 85% जो भाग है वो 85% किसका? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन स्पीसीज का डाइवर्सिटी का 85% जो भाग है वो पूरे पृथ्वी के, पूरे ग्लोब के 7% हिस्से पे ही पाई जाती है। ओनली 7% हिस्से पे ही पाई जाती है। ये 7% हिस्से कौन है? यही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जहां पे ये पाई जाती है।
यहाँ पे इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होता है कि अगर इस जगह की मिट्टी को हम एक मुट्ठी, एक फिस्ट जो है मिट्टी लेते हैं, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, फंगल स्पीसीज और भी तमाम अलग अलग स्पीसीज हमको मिल जाएंगे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे एक मुट्ठी में ही 1000 स्पीसीज आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं वो आउटकम है 3.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 350 लाख साल का जो है ये रिजल्ट है। ये एक दिन में इतनी स्पीसीज नहीं बनी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज तक धरती पे जितने भी स्पीसीज आए हैं उनमें से, मतलब जब से धरती पे जीवन हुआ है तब से बात कर रहे हैं, तब से आज तक जो जीवन है उन सभी जीवन को अगर जो हम देख लें, उन सभी लाइफ को अगर जो हम देख लें, तो आज के डेट में 99.9% जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, इस धरती को छोड़ चुके हैं। अब उनकी कोई भी प्रजाति इस धरती पर नहीं पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी 99.9% स्पीसीज जो हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, मिट गए हैं जब से धरती बनी है। और इस समय 0.1% स्पीसीज ही रह रहे हैं इस धरती। और ये जो आपको इतनी डाइवर्सिटी दिख रही है, ये डाइवर्सिटी जो है वो एक दिन का खेल नहीं है। यहाँ पे 3.5 बिलियन ईयर लगे हैं इतनी सारी स्पीसीज को बनाने के लिए। और उनमें से नियरली अगर जो हम बात करें तो 15,000 स्पीसीज जो है हम हर साल नए नए स्पीसीज जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं। हर साल लगभग 15,000 स्पीसीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। अगर जो हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग दीज इनटू स्मॉलर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो अगर जो हम देखें, हम जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं, तो उनको हमको पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास 18 लाख स्पीसीज हैं, उन सबको पढ़ना है। अभी 84 लाख हैं या 100 लाख माने जा रहे हैं, तो उन सबको पढ़ना बहुत आसान नहीं होता है। सबको अलग अलग करके पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम, लगभग असंभव काम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको हम लोग स्मॉलर ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो जब ग्रुप और सब ग्रुप में हम डिवाइड कर देंगे तो एक एनिमल की अगर जो हमने स्टडी कर ली तो उस पूरे ग्रुप की स्टडी लगभग हो जाएगी। एक ग्रुप में जो है हम हजारों एनिमल्स को, हजारों प्लांट्स को रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं या उनके बीच में जो सिमिलरिटी है उस आधार पे हमने ग्रुप और सब ग्रुप में उनको बांटा है। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यही ग्रुप और सब ग्रुप जो हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और इसी प्रोसेस को, यानी ग्रुप और सब ग्रुप में रखने वाले प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से इसको समझिए, जो ह्यूज पॉपुलेशन है, जो ह्यूज डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को अगर जो हम देखें, उसको ग्रुप और स्मॉलर ग्रुप में अगर जो हम चेंज करें तो उसी को हम कहते हैं कि हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है? और ये जो ग्रुप और सब ग्रुप बने हैं ये क्या है, यही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। छोटे छोटे कैटेगरी ग्रुप्स और सब ग्रुप जो हैं वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ठीक है? अब टैक्सोनॉमी क्या है एग्जैक्टली? तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। ध्यान दीजिएगा, दो बातें हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी जितने भी नियम कानून हैं और उनको ग्रुप करने के जो तरीके हैं। नियम कानून, ग्रुप करने का नियम कानून, साथ ही साथ ग्रुप करने का तरीका जो होता है उसी की स्टडी जहां पे की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर की स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टैक्सोनॉमी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, टैक्सा एंड नॉमी। टैक्सो का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट, यानी ग्रुपिंग करना, अरेंज करना, ठीक है। नॉमीज का मतलब होता है रूल्स, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये टर्म जो है वो किसने दिया था। टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कोंडोले, ठीक है, ये फ्रांस के थे। इन्होंने जो है ये नाम दिया था टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो है आपके कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। लेकिन फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी जो है वो शांतपाओ है, ठीक है। शांतपाओ जो है वो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर बात करें तो कैरोलस लिनियस है। टर्म किसने दिया था, एपीडी कोंडोले ने दिया हुआ था। टैक्सोनॉमी कई तरह का हो सकता है, या तो क्लासिकल हो सकता है या तो मॉडर्न बेस हो सकता है। तो क्लासिकल में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी बेस उसको अलग करते हैं। क्लासिकल जो टैक्सोनॉमी होगी उसको हम मॉर्फोलॉजी के आधार पर बाहर से देख करके उसका कैसा कैसा उसके जो है प्लांट है मान लीजिए तो उसके लीफ कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, जड़ कैसा है, तना कैसा है, बाहर से देख करके हम उसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसे हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन इसी के बाद अगर जो हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में बात करें तो वहां पे मिलेगा कि मॉर्फोलॉजी तो देखेंगे ही, साथ साथ उसकी एनाटॉमी भी देखेंगे, यानी टिश्यू लेवल पे देखेंगे, सेलुलर लेवल पे देखेंगे, डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा वो देखेंगे, और इकोलॉजिकल रोल्स क्या है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो दायरा है वो बढ़ गया है और क्लियर कट करके जो है आपको टैक्सोनॉमी किया जा रहा है, आपको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है। पहले क्या था, क्लासिकल में क्या हुआ, क्लासिकल में यह था कि उस समय जो है वो टूल्स और टेक्नोलॉजी की जो है इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो इसीलिए लोग क्या कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उसकी स्टडी कर रहे थे और उसी के आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया है। मॉडर्न में हमारे पास नए नए टूल्स, टेक्निक्स, माइक्रोस्कोप और दुनिया भर की सारी चीजें आ गई हैं, तो इसके कारण से क्या हो गया कि अब हम अलग अलग चीजों को भी देख करके उनका कैटेगराइज कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या है टैक्सोनॉमी के। तो सबसे पहला एलिमेंट अगर जो हम बात करें कि हम टैक्सोनॉमी कैसे करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी एनिमल या प्लांट मिल गया है तो क्या करेंगे, तो हम जितने भी उस ऑर्गेनिज्म के फीचर हैं, मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, हिस्टोलॉजिकल और सेलुलर स्ट्रक्चर, इन सभी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, करेक्टराइज करेंगे, उसको लिखेंगे कि इसका ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, इस तरह से हम करेक्टराइज करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है आइडेंटिफिकेशन। अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उन करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि कहां पे किस ग्रुप में ये करेक्टरिस्टिक जो है वो आ रहा है, या किस ग्रुप के एनिमल्स में या प्लांट्स में ये करेक्टर्स पाए जा रहे हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, यानी हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये करेक्टर जो है इस ग्रुप में पाया जा रहा है, ये करेक्टर इस ग्रुप में पाया जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जो पहले से ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं में हम देखते हैं, क्योंकि पहले से आइडेंटिफाइड है वो, तो उसी में हम देखेंगे। अब इसके बाद जो आपका प्रिंसिपल आता है, जो एलिमेंट है टैक्सोनॉमी का, वो है नोमेनक्लेचर, यानी अब हम इसका नामकरण करेंगे, नाम रखेंगे, उनका एप्रोप्रिएट नाम रखेंगे। एप्रोप्रिएट नाम रखने का मतलब होता है एक ही नाम हो और वो पूरी दुनिया में एक ही जैसा हो। जैसे अगर जो हम मैंगो यहाँ पे कहते हैं, आम यहाँ पे कहते हैं, तो आम जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं आम है भाई, ठीक है। दूसरी जगह कोई, अभी इंडिया में ही देख लीजिए, अलग अलग तरह की भाषा है, तो इंडिया में ही आम को कई कई नामों से, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कहीं पे अंबा बोला जाता है, कहीं पे और कुछ बोला जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक एप्रोप्रिएट नाम रखा जाए कि पूरे विश्व में, एक ही कंट्री की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में जो है वो उसी नाम से जाना जाए। और उसके बाद करते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो हम जो आइडेंटिफिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए थे, तो उसी के आधार पे हम उनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे हम एप्रोप्रिएट ग्रुप में उनको रखेंगे या एप्रोप्रिएट ग्रुप बना दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो एलिमेंट है ये टैक्सोनॉमी के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज की। तो कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, तो पहला होता है आपका ऑब्लिगेट कैटेगरी, दूसरा होता है इंटरमीडिएट कैटेगरी, और तीसरी बात होती है आपकी इंट्रा स्पेसिफिक
कैटेगरीज। तो ऑब्लिगेट जो कैटेगरी होती है ये कभी चेंज नहीं होती है, ये एज इट इज ऐसे ही इसी सीरियल ऑर्डर में ही आपको रखनी होगी कि वो किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। ये ऑब्लिगेट कैटेगरी है। ये ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड पहले ही कर दिया गया है। अब किंगडम में मान लीजिए आपके पास दो ही किंगडम, मान लीजिए प्लांट और एनिमल, तो उसमें आपको तो देख करके ही पता चल जाएगा कि ये प्लांट है या एनिमल है। तो हम पहले किंगडम बांट दिए, अब उसके बाद फाइलम में आप बांटोगे। जब हमने पता कर लिया कि हाँ भाई कि ये अब कैसा है, ये एनिमल है, तो एनिमल है तो वो किस फाइलम में रखा जाएगा, तो उस फाइलम में रख दिया जाएगा। ये इंसेक्ट है, कोई एनिलिड है, कोई मोलस्क है या कॉर्डेट है, तो उस हिसाब से फाइलम में रखा जाएगा। कॉर्डेट है तो किस क्लास का है, वो मान लीजिए कि क्लास की बात करें तो वो मछली जैसा है, तो सपोज कीजिए उसको हम पिसी सुपर क्लास में रखेंगे, और क्लास जो होगा वो ऑस्टियोक्थिस या कॉन्डियोक्थिस क्लास होगा। तो ये क्लास हो गया। उसके बाद ऑर्डर करेंगे, उसमें भी कई ऑर्डर हैं, उसमें भी कई फैमिली हैं, जीनस हैं, स्पीसीज है। तो इस तरह से हम सीरियल वाइज जो है ऑब्लिगेट कैटेगरी में रखेंगे। इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरीज ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है इन्हीं के बीच में रखे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑर्डर और फैमिली के बीच में, हम यहां बीच में हम सब ऑर्डर, एक ऑर्डर है उसमें 3-4 सब ऑर्डर हो सकते हैं, और एक सब ऑर्डर में कई फैमिली हो सकती हैं। तो ये जो होगा आपका ऑब्लिगेट कैटेगरी कहलाता है। ठीक है, यानी दो ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में जो एक कैटेगरी नई बना के रखी जाती है उसे हम इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज जो हैं वो स्पीसीज के नीचे रखते हैं। यहां तक तो हमारा फिक्स है, यहां तक तो रखना है, लेकिन अगर इसके नीचे भी कोई कैटेगरी रखते हैं तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी कहते हैं। जैसे एनिमल में जो सब स्पीसीज का यूज करते हैं, एनिमल्स में हम किसका यूज करते हैं? सब स्पीसीज का, जबकि प्लांट में हम वैरायटी का यूज करते हैं। स्पीसीज के नीचे एनिमल में क्या आएगा? सब स्पीसीज आएगा, लेकिन प्लांट्स में क्या आएगा? वैरायटी आएगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर जो होता है वो डील्स विद द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म फाइंड किए जा रहे हैं, जितने भी पाए जा रहे हैं या जितने भी पाए जा चुके हैं, उनका एक डिस्टिंग्विश नेम रखना ही क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। यानी दो नाम एक एनिमल के दो नाम नहीं हो सकते पहली बात, या एक ही नाम किसी दो अलग अलग एनिमल्स के नहीं हो सकते। इसी को हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग नेम। अब ये वर्नाकुलर हो सकता है और साइंटिफिक होता है। नेम जो रखे जाते हैं, वर्नाकुलर का मतलब जो लोकल भाषा में लोकल लोग कहते हैं उन्हें वर्नाकुलर कहेंगे, और जो साइंटिफिक नेम है वो जो हम तरीके से करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर वाली बात जो है, वहां पे हम उसको साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो लोकल नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज, लोकल पीपल के द्वारा दिया जाता है और उन लोकल नेम के लोकल लैंग्वेज में दिया जाता है, उसे हम वर्नाकुलर कहेंगे। जबकि साइंटिफिक नेम जो होता है गिवन बाय साइंटिफिक बेस्ड अपॉन एग्रीड रूल एंड क्राइटेरिया, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, जो हमेशा हर जगह आपको वही नाम मिलेगा। इसमें जो है आता है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो आपका साइंटिफिक नेम है उसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो 4-5 पॉइंट दिखाए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे पूछा गया है, एक एक लाइन में 2-2 क्वेश्चन है, ये भी आप समझ लीजिए, 2-2 3-3 क्वेश्चन है एक एक लाइन में। तो ये आप हमेशा इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप रट डालिए। ठीक है, तो प्रपोजल जो था, पहली बात देखिए, प्रपोजल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो प्रपोजल था वो कैस्पर बुहेन ने दिया था अपनी बुक पाइनेक्स में इन 1623 में। 1623 ईस्वी में अपनी किताब पाइनेक्स में कैस्पर बुहेन ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल दिया हुआ था। समझ में आ रहा है? कैस्पर बुहेन ने अपनी किताब पाइनेक्स में 1623 में प्रपोजल दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसके प्रिंसिपल्स जो है, नियम कानून जो दिए गए थे वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिए गए थे इन हिज बुक फिलोसोफिका बोटेनिका। फिलोसोफिका बोटेनिका में इन्होंने नाम जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए थे,
इन 1751 में, 1751 में। अब आप सोच लीजिए लगभग 130 साल बाद, 130 साल बाद इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया। किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। और पहला यूज भी कैरोलस लिनियस ने किया इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में इन्होंने सबसे पहला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज कैरोलस लिनियस ने भी किया। और स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने रिपोर्ट किया 5900 प्लांट स्पीसीज। पहली बार किसी ने इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट में डेटा किसी प्लांट स्पीसीज का दिया था, वो थे कैरोलस लिनियस। और इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दूसरा यूज भी इन्होंने ही किया था। इसके बाद जो दूसरा यूज है वो भी कैरोलस लिनियस ने ही किया था। वो किया था अपनी बुक सिस्टमा नेचरी में। वो था आपका 1758 में, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ था 4328 एनिमल स्पीसीज। इसमें प्लांट स्पीसीज था और इसमें क्या था, एनिमल स्पीसीज। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट यूज ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस इन हिज बुक। बुक का नाम पूछा जाएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। किस सन में, 1753 में। कितने प्लांट रिपोर्ट किए थे, 5900 प्लांट रिपोर्ट। तो एक ही लाइन में आपके 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकंड यूज किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। किस किताब में किया था, सिस्टमा नेचरी में किया था। किस सन में किया था, 1758 में किया था। कितने एनिमल रिपोर्ट किए थे उन्होंने, तो 4328 एनिमल रिपोर्ट किए थे। तो अब बात करते हैं, ये जो रूल्स दिया गया था कैरोलस लिनियस साहब ने, बाद में जो है वो मॉडिफाई किए गए, कुछ रिवाइज्ड किए गए। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब लिनियस साहब ने किया था उस समय टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया था। तो बाद में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। जब मॉडिफिकेशन किया गया तो उसी रूल्स को हम आज के डेट में कोड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोड्स बोलते हैं। आज के डेट में क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। और आज जो है वो 5 कोड प्रेजेंट है, 5 तरह के कोड्स प्रेजेंट हैं with standardization and scientific names। साइंटिफिक नेम और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो है 5 कोड प्रेजेंट है। वे कोड कौन कौन से हैं, ICBN बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है। ICBN, ठीक, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें प्लांट की स्टडी करते हैं या प्लांट का नोमेनक्लेचर करने का जितना भी प्रिंसिपल होगा वो यहाँ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में रखा गया है। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी जितने एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करने का रूल है सारा यहाँ रखा गया है। ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, तो जितने प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, जो कृषि करने वाले प्लांट हैं, उन प्लांट के को जो है नोमेनक्लेचर करने के लिए जो है अलग नियम बनाए गए हैं। तो उन्हें क्या किया गया है, अलग जो है रखा गया है, ICNCP में रखा गया है। ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट के लिए है। ICNB नेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर करने के लिए एक अलग नियम कानून बनाए गए हैं। ICTV इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस के नोमेनक्लेचर करने के लिए अलग से नियम कानून बनाए गए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हम आगे जो है दूसरी जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।